एमडीकेड के लॉजिकल रीजनिंग का आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है लॉजिकल डिडक्शंस। लॉजिकल डिडक्शंस का भी हमने पहले लेक्चर में हमने एक ओवरव्यू भी लिया था। आज हम लॉजिकल डिडक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और उसके पास पेपर सॉल्व करेंगे ताकि लॉजिकल डिडक्शन का कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लॉजिकल डिडक्शन का हमने पहले भी स्टडी किया था कि लॉजिकल डिडक्शन में हम क्या करते हैं कि कोई हमें पैसेज गिवन होता है, उस पैसेज या फैक्ट्स को रीड करके कोई लॉजिक लगा के हम उस पैसेज में से करेक्ट आंसर फाइंड करते हैं। अब जब हम लॉजिकल डिडक्शन के जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये पैसेज या फैक्ट्स किस किस्म के होते हैं और कंडीशंस को मैच कैसे करते हैं और जवाब हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए हम लॉजिकल डिडक्शन के कुछ पास पेपर से क्वेश्चन देख लेते हैं जो एमडीकेट के प्रीवियस टेस्ट में आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो एमडीकेट सिंध के 2024 के टेस्ट में आ चुका है। 3 students X, Y, Z are participating in a 100-meter race. अब देखिए यहाँ से कंडीशंस हमारे पास गिवन है कि X जो है वो Y से तेज भागता है और Z जो है वो X से तेज भागता है। तो हमें बताना है कि रेस कौन जीतेगा। अब देखें Z जो है वो X से तेज भागता है और X जो है वो Y से तेज भागता है। इसका मतलब सबसे तेज जो भागता है वो Z है, सबसे स्लो जो भागता है वो Y है। तो सबसे तेज भागने वाला ही जाहिर सी बात है रेस जीतेगा। तो सी ऑप्शन में जेड विंस। एक और सवाल देख लें, यही एमडीकेट सिंध के 2024 टेस्ट में ही आया था। इसमें ये कंडीशंस कुछ गिवन है, कंडीशंस के हिसाब से हमें बताना है कि हु इज द अंकल ऑफ क्यू। ये सवाल पे थोड़ा ध्यान दें, इस सवाल के हिसाब से आप कंडीशन को दोबारा से रीड कर लें। अब देखिए कंडीशन सबसे पहले गिवन है पी इज फादर ऑफ क्यू, पी क्यू का फादर है। अब लास्ट कंडीशन जो गिवन है उसमें गिवन है P इज द ब्रदर ऑफ P, मतलब P और T जो है वो ब्रदर है, जबकि P Q का फादर है और T P का ब्रदर है। तो इन दोनों कंडीशंस को मैच करके हम ये कंक्लूड करेंगे कि T जो है वो Q का अंकल है। तो Q का अंकल कौन हुआ? T, जो यहाँ पे डी ऑप्शन में गिवन है। बाकी सारी जो कंडीशंस थी वो इस सवाल के हिसाब से काम की नहीं है। तो इन दोनों कंडीशंस को मैच करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यू का अंकल कौन है, वो टी है। ये सवाल देखें, इफ आमना इज ओल्डर देन मुनीब एंड मुनीब इज यंगर देन जाफर देन। अब ये दो कंडीशंस हमारे पास गिवन है। अब सपोज करें ओल्डर देन को हम शो करते हैं ग्रेटर देन की साइन से, तो हम ऐसे लिखेंगे आमना इज ओल्डर देन मुनीब एंड मुनीब इज यंगर देन जाफर। तो मतलब मुनीब इज यंगर देन जाफर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जाफर इज ओल्डर देन मुनीब। अब जो तीन रिलेशन हमारे पास गिवन है वो आमना और मुनीब और जाफर के बीच में गिवन है। अब इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन हमने फाइंड करना है। आमना इज ओल्डर देन जाफर। इन दोनों कंडीशंस को मैच करके देखें कि कहीं पे भी आमना और जाफर का डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है। आमना मुनीब से बड़ी है और मुनीब जो है वो जाफर से छोटा है। तो इन दोनों कंडीशंस को मिला के भी हम जज नहीं कर सकते कि आमना जाफर से छोटी है या बड़ी है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। नंबर बी ऑप्शन है आमना इज यंगर देन जाफर। अब आमना और जाफर का डायरेक्ट लिंक कोई है ही नहीं, तो छोटा या बड़ा कोई भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते। आमना एंड जाफर आर द सेम एज, ये भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन कोई भी गिवन नहीं है। तो जब भी इनफ इंफॉर्मेशन गिवन ना हो को कोई हम कंक्लूड कोई निकाल सके, तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू से। ये सवाल देखें, इफ ए इज मदर ऑफ बी, मतलब ए जो है वो मदर है बी की। सी इज चाइल्ड ऑफ बी, सी इज चाइल्ड ऑफ बी, देन व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ ए एंड सी। देखिए इन दोनों इंफॉर्मेशन को आप मिला के जज करें कि जो चाइल्ड का चाइल्ड होता है वो ग्रैंड चाइल्ड होता है। तो ए और सी में जो रिलेशन है वो ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट्स वाला है। तो ये बी ऑप्शन है हमारे पास, ग्रैंड मदर, मतलब ए सी की ग्रैंड मदर है। ये सवाल देखें, इन रो ऑफ स्टूडेंट्स ए स्टूडेंट इज एट 13th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। ये याद रखें 13th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड एट 20th पोजीशन फ्रॉम राइट। ये भी याद रखें 20th पोजीशन फ्रॉम राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ रो। अब देखें इस किस्म के क्वेश्चंस का एक सिंपल फार्मूला होता है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है 13
प्लस राइट से कौन सी पोजीशन है 20, इन दोनों को ऐड करके 1 माइनस कर दें। 20 प्लस 13 होगा 33, उसमें से 1 माइनस करें 32 होगा। ये जवाब आएगा 32, जो यहाँ पे सी ऑप्शन है। अब ऐसे सवाल में अगर आपको ये फार्मूला याद ना हो या ये ट्रिक याद ना हो तो आपको पूरी एक सीटिंग अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी, जो बहुत एक लेंदी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये फार्मूला और ये ट्रिक आप याद रख लें कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला इसी फार्मूला से, हर प्रॉब्लम इसी फार्मूला से हल हो जाता है। एक और सवाल देख लें जो एमडीकेट इस्लामाबाद के 2025 टेस्ट में आया था कि ए इज ओल्डर देन बी। ये कंडीशन बना ले, ए इज ओल्डर देन बी बट यंगर देन इफ, मतलब ए इज यंगर देन इफ, मतलब ए जो है वो बी से ओल्डर है और एफ से यंगर है। दूसरी कंडीशन है सी इज यंगर देन बी, सी इज यंगर देन बी बट ओल्डर देन डी, मतलब सी इज ओल्डर देन डी। हु इज द यंगेस्ट ऑफ देम ऑल, मतलब इन सभी में से जो यंगेस्ट है वो कौन होगा। अब इन कंडीशंस पे थोड़ा ध्यान दें। ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है और सी जो है वो डी से बड़ा है। अब इन सभी से जो बड़ा है वो है एफ, जो मतलब यहाँ पे इस कंडीशन पे थोड़ा ध्यान दें कि ए इज लेस देन एफ लिखा हुआ है, मतलब यंगर देन एफ है, तो जाहिर सी बात है एफ जो है वो ओल्डर देन ए होगा। तो ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है और इन सब से बड़ा है एफ, तो सबसे छोटा जो हुआ वो डी हुआ, तो इसका जवाब होगा डी, डी ऑप्शन हुआ। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल देखने में थोड़ा ट्रिकी लगता है पर सबसे आसान सवाल है कि अ लाइब्रेरी हैज 4 बुक्स ऑन शेल्फ ए, मतलब ए शेल्फ पे 4 बुक्स हैं एंड 8 बुक्स ऑन शेल्फ बी, बी शेल्फ पे 8 बुक्स हैं। आगे कंडीशन गिवन है कि सम बुक्स आर रिमूव फ्रॉम शेल्फ बी, शेल्फ बी में से कुछ हम बुक्स रिमूव करते हैं सच दैट बोथ शेल्व्स आर नाउ हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ बुक्स, मतलब इतने बुक्स हम रिमूव करते हैं बी से कि ए और बी में बुक्स की तादाद जो है वो सेम हो जाती है। अब बताना है कि बी से हमने कितने बुक्स रिमूव किए हैं, तो जाहिर सी बात है 8 से हम 4 बुक्स रिमूव करेंगे तो ये दोनों में 4-4 हो जाएंगे, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन होगा 4 बुक्स, 4 बुक्स, मतलब बी से हमने 4 बुक्स रिमूव करने हैं ताकि ए से इक्विवेलेंट हो जाए। एक और सवाल है, अ मेडिकेशन डोज स्टार्ट्स एट 100 mg एंड हाफ्स ईच डे, व्हाट विल बी द डोज ऑन डे 4, मतलब है कि मेडिकेशन का डोज हम स्टार्ट करते हैं डे 1 पे, डे 1 पे है वो 100 mg, अब हर दिन वो आधा होता जा रहा है, तो हमें बताना है कि डे 4 पे वो कितना होगा। अब देखें सेकंड डे पे होगा 50 mg, थर्ड डे पे होगा 25 mg और फोर्थ डे पे होगा 12.5 mg, तो इसका जवाब होगा ए 12.5 mg। ये सिंपल मैथमेटिक्स थी, सिंपल हमने लॉजिक यूज करके इसको सॉल्व किया कि हर दिन आधा होता जा रहा है तो फोर्थ डे पे 12.5 mg बचेगा हमारे पास। एक और सवाल है कि हाउ इज अली रिलेटेड टू मुस्तफा इफ अली सेज, अब ये अली का बयान है, यहाँ से अली का बयान दिया गया है कि मुस्तफाज मदर इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंड मदर। इसमें थोड़ा ध्यान दें कि इसमें रिलेशन जो गिवन है वो मुस्तफा की मदर और अली की ग्रैंड मदर से रिलेशन गिवन है, तो हम रिलेशन बना लेते हैं मुस्तफा की जो मदर है वो अली की ग्रैंड मदर से। कंडीशन पे थोड़ा ध्यान दें कि मुस्तफा की जो मदर है वो अली की ग्रैंड मदर की ओनली चाइल्ड है, मतलब वाहिद बेटी है। अब थोड़ा खुद आप सोचें कि जो अली की ग्रैंड मदर है उसकी जो ओनली चाइल्ड है वो मुस्तफा की मदर है, तो इसका मतलब है कि ग्रैंड मदर की जो बेटी होगी वो भी उसकी मदर होगी, मतलब ये जो मुस्तफा की मदर है वो अली की भी मदर है, तो ग्रैंड मदर की बेटी जाहिर सी बात है मदर ही होगी। तो इन दोनों लॉजिक को मिक्स करके यूज करके हमने ये अंदाजा लगाया कि मुस्तफा और अली जो है वो दोनों सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स का मतलब है भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, पर मुस्तफा और अली का जेंडर जो है वो मेल कंसीडर करेंगे हम, तो ये दोनों ब्रदर्स होंगे, तो ये ए ऑप्शन होगा ब्रदर। अब इस कंडीशन को आप दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लें या वीडियो पास करके खुद भी आप सोच लें कि यही कंडीशन अप्लाई होगी। इस क्वेश्चन पे ध्यान दें कि अहमद रैंक्स 10th इन क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 45 हैं और अहमद की जो रैंक है वो 10th है। आगे कंडीशन में है कि देयर आर ओनली 7 स्टूडेंट्स बिलो बिलाल रैंक वाइज,
बिलाल से टोटल 7 स्टूडेंट्स रैंक में लो हैं, तो सबसे लोएस्ट जो रैंक होगी वो 45 होगी। अब बिलाल से 7 स्टूडेंट्स लो हैं, तो 45 में से 7 हम माइनस करेंगे तो रैंक आ जाएगी बिलाल की 38। मतलब बिलाल की रैंक हमारे पास आ गई 38। अब सवाल गिवन है हमारे पास कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन अहमद एंड बिलाल, अहमद और बिलाल के बीच में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो 38 में से हम 10 माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 28, और 28 में से 1 भी माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 27। ये 1 हमने इसलिए माइनस कर लिया क्योंकि ये 10th वाली पोजीशन इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में बिटवीन, यहाँ पे गिवन है कि बिटवीन अहमद एंड बिलाल है, तो ये 1 हमने इसलिए माइनस किया कि ये 10th और 38 मतलब दोनों एंड पॉइंट्स माइनस हो गई, तो ये जवाब आएगा फाइनल इसका 27। ये ट्रिक आप याद रखें -1 वाली के, जब एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करनी होती तो हम -1 करते हैं। आगे एक और सवाल है कि हाउ मेनी ट्रीज आर इन द ऑर्चर्ड। अब ये सवाल है हमारे पास कि किसी भी ऑर्चर्ड मतलब किसी बाग में टोटल कितने पेड़ लगे हुए हैं। अब ये 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है, इन 2 स्टेटमेंट्स को रीड करके हमें ये पता लगाना है कि दोनों स्टेटमेंट्स इस सवाल को जवाब देने के लिए काफी है, या एक ही काफी है, या दूसरा वाला काफी है। तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं कि इब्राहिम इज अ फार्मर एंड लुक्स आफ्टर हाफ ऑफ द ट्रीज इन द ऑर्चर्ड। इब्राहिम एक माली है और वो पूरे बाग के आधे पेड़ों की देखभाल करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 300 ट्रीज इन द ऑर्चर्ड आर अंडर इब्राहिम्स केयर, मतलब इब्राहिम की देखभाल में टोटल 300 पेड़ आते हैं। अब इब्राहिम की केयर में पूरे बाग में से आधे पेड़ आते हैं, और आधे पेड़ कितने हुए, 300 हुए, तो टोटल बाग में जो पेड़ होंगे वो 600 होंगे। अब सवाल क्या थे हमारे पास कि हाउ मेनी ट्रीज आर इन दी ऑर्चर्ड। अब थोड़ा ध्यान दे स्टेटमेंट के, अगर सिर्फ आपके पास 1 स्टेटमेंट होता तो क्या आप इस सवाल का आंसर दे पाते, बिल्कुल भी नहीं दे पाते। अगर सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट आपके पास गिवन होता, 1 स्टेटमेंट गिवन नहीं होता, तो क्या आप सवाल का आंसर दे पाते, बिल्कुल नहीं दे पाते। इसका मतलब है इस सवाल का आंसर देने के लिए हमें 1 स्टेटमेंट भी चाहिए, हमें दूसरा स्टेटमेंट भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो ये सी ऑप्शन होगा, बोथ 1 एंड 2 आर नीडेड। तो बस डी ऑप्शन पे भी थोड़ा ध्यान करने, ये डी ऑप्शन भी थोड़ा ट्रिकी है कि नाइदर 1 नॉर 2 आर सफिशिएंट। अब ये ऑप्शन क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि ये ऑप्शन तभी हम करते कि ये 2 इंफॉर्मेशन को मिला के भी हम अगर आंसर ना दे पाते तभी हम करते डी ऑप्शन, पर ये 2 स्टेटमेंट को हम मिला के आंसर दे पा रहे हैं, तो इसलिए हम सी ऑप्शन किया, बोथ 1 एंड 2 आर नीडेड। ओके, बस ये इन सी और डी ऑप्शन में ये क्लियर फर्क है। अब ये ऑप्शन देखें, ये थोड़ा इसमें बेसिक मैथमेटिक्स भी यूज होगी। A father is 5 years older than twice his son's age. If the son is 12, what is the father's age? अब सपोज करें फादर की एज एफ ए और सन की एज एस है। यहाँ पे गिवन है कि ट्वाइस इज सन्स एज, तो सन की एज अगर एस है तो उसका ट्वाइस होगा 2s। अब इस कंडीशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं कि फादर इज 5 years, मतलब एफ इज इक्वल टू 2s प्लस 5। अब देखिए सवाल यही था कि फादर की जो एज है वो सन की एज के ट्वाइस से भी 5 साल ज्यादा है। ये सन की एज का ट्वाइस हो गया, ये उसका 5 साल हमने ऐड किया, मतलब 5 साल एक्स्ट्रा है उसकी एज। ये इक्वेशन हमने बना ली। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, एस की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 12। अब एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ बराबर होगा 2 इंटू 12 प्लस 5, तो ये होगा एफ इज इक्वल टू 24 प्लस 5, तो एफ की वैल्यू आएगी 29, जो यहाँ पे बी ऑप्शन में गिवन है। अब ये सवाल देखिए, ये बहुत ही इजी सवाल है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन सी एंड डी इज ग्रेटर देन ए, देन अब देखें ये तीनों ऑप्शंस को आप मैच करके देखें तो ए बी से बड़ा है, और बी जो है वो सी से छोटा है, और डी जो है वो ए से बड़ा है, मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं डी इज ग्रेटर देन ए। अब ए और सी का डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास गिवन नहीं है, ये इन तीनों कंडीशंस को मिला के भी हम जज नहीं कर पा रहे कि सी और बी में से कौन बड़ा है कौन छोटा है।
तो ये बी ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया, ए इज लेस देन सी। अब बी इज लेस देन डी, इन तीनों कंडीशंस को मैच करें कि जाहिर सी बात है डी ए से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो इसका मतलब है बी जो है वो डी से ऑब्वियसली छोटा होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन को हम जज करके देख लेते हैं कि यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन डी, तो ये बी डी से ग्रेटर नहीं है, बी डी से लेस देन है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। सी इज ग्रेटर देन डी, सी और डी में भी कोई भी डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया, तो ऑप्शन ए की बचा हमारे पास, ए बी इज लेस देन डी। अब ये सवाल देखें, पी एंड क्यू आर एम्स पेरेंट्स। अब देखें पी और क्यू जो हैं वो एम के पेरेंट्स हैं, और एम और एन जो है वो सिबलिंग्स है, मतलब अगर एम एन सिबलिंग्स हैं तो एन के पेरेंट्स भी यही होंगे। क्यू इज एन्स मदर, अब क्यू जो है वो एम की मदर है, जाहिर सी बात है ये दोनों पेरेंट्स हैं, ये अगर क्यू मदर हो गई तो ये जाहिर सी बात है पी जो है वो फादर होगा। अब हमने बताना है कि व्हाट इज पी टू एम, पी और एम का रिलेशन क्या है, तो पी एम का फादर है, तो ये ऑप्शन होगा बी। अब ये सवाल देखें, इसमें भी थोड़ा हम बेसिक मैथमेटिक्स यूज करेंगे। वन एप्पल पाई हैज 10 स्लाइसेस एंड ईच एप्पल पाई फीड्स 5 पीपल। आप देखें वन एप्पल उसमें है 10 स्लाइसेस, और दूसरी कंडीशन गिवन है कि ईच एप्पल पाई फीड्स 5 पीपल। अब एक एप्पल में 10 स्लाइसेस हैं, तो इसका मतलब है जो 10 स्लाइसेस हैं वो 5 पर्सन्स को फीड करते हैं। इन दोनों कंडीशंस को मैच करके हमने ये कंक्लूड किया कि 10 स्लाइसेस जो है वो 5 पर्सन्स को फीड करती हैं। अब 10 स्लाइसेस 5 पर्सन्स को फीड करती हैं, इसका मतलब है कि 2 स्लाइसेस चाहिए हमें एक पर्सन के लिए। ये सवाल में से हमने डेटा बना ली है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हेनरी इज हैविंग अ पार्टी विद 200 पीपल। अब 200 पीपल को फीड करने के लिए कितने स्लाइसेस हमें चाहिए, तो 2 स्लाइसेस एक पर्सन के लिए चाहिए, तो 200 पर्सन होंगे तो उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें जवाब मिलेगा 400 स्लाइसेस, तो टोटल जवाब आएगा 400, जो यहाँ पे सी ऑप्शन में। ये सवाल देखें, ये 2025 के एमडी के टेस्ट में आया था कि वायरस स्प्रेड्स रैपिडली इन द टाउन, इट इन्फेक्टेड द पीपल, फर्स्ट डे 8, सेकंड डे 16, थर्ड डे 32, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड ऑन द नेक्स्ट डे। अब पैटर्न आप नोट करें कि पैटर्न क्या दिया गया है कि पहले दिन पे 8, दूसरे दिन पे 16, तीसरे दिन पे 32। ये एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज गिवन है, तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज में नंबर्स जो है वो डबल होते जाते हैं, तो 32 के बाद होगा 64, तो यही हमारा ऑप्शन होगा जो यहाँ पे सी है। ये सवाल देखें, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, इसमें आपने थोड़ा ध्यान देना है। आई वेंट 10 मीटर टू द ईस्ट फ्रॉम माई हाउस। आप देखें ये जो डायरेक्शंस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, ऊपर वाली पोजीशन पे होता है नॉर्थ, नीचे साउथ होता है, यहाँ से ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है। अब दोबारा हम सवाल पढ़ लेते हैं। सपोज करें यहाँ से हमने चलना शुरू किया है इस पॉइंट से, अब हम चल रहे हैं 10 मीटर ईस्ट की तरफ, ईस्ट यहाँ से, तो ये 10 मीटर हम ईस्ट की तरफ चल रहे हैं। देन ट्रेंड नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ 15 मीटर हम वॉक कर रहे हैं, तो 15 मीटर ये ऊपर चला गया। ये यहाँ से 10 मीटर था, ये यहाँ से 15 मीटर हो गया। अब दोबारा हम ट्रेन करते हैं वेस्ट की तरफ, वेस्ट जो है वो लेफ्ट में है, तो यहाँ से दोबारा हम 12 मीटर की वॉक करते हैं। अब दोबारा हम साउथ की तरफ ट्रेन कर लेते हैं, साउथ नीचे है तो ये नीचे फिर आ जाएगा 15 मीटर, जो ये बिल्कुल इस लाइन के साथ ही होगा, ये होगा 15 मीटर। ये फिगर थोड़ी हमने रफ बनाई है इसलिए थोड़ी ये लाइन्स ये टेढ़ी हो गई है। तो सवाल हमारे पास गिवन है कि हाउ फार एम आई फ्रॉम माई हाउस। अब मैं अपने घर से जो इनिशियल पॉइंट थी उससे कितना दूर हूं, तो इनिशियल पॉइंट हमारी ये थी, ये हमारी इनिशियल पॉइंट है। अब जो है वो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, इस पॉइंट में मैं इन खड़ा हूं अभी। ये लाइन देखें, ये 10 मीटर की लाइन है, ऊपर जो है वो 12 मीटर की लाइन है, तो बाकी जो डिस्टेंस बचेगा यहाँ से ये 2 मीटर का बचेगा, तो ये जवाब आएगा हमारा सी 2 मीटर। इस सवाल पे ध्यान दें कि ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। अ टैंक कैन होल्ड 240 लीटर्स ऑफ वाटर। टोटल जो कैपेसिटी है टैंक की वो 240 लीटर्स है। वाटर इज फिल्ड टू 1/3 ऑफ इट्स कैपेसिटी। अब 1/3 को हम लिखते हैं 1/3, मतलब ये 1/3 फिल कर लिया है हमने, तो 240 का 1/3 होगा
80, तो ये 80 लीटर्स हमने फिल कर लिया है। हाउ मच मोर वाटर कैन इट होल्ड, तो 240 में से अगर हम 80 माइनस करें तो रिजल्ट आएगा 160। तो बाकी जो कैपेसिटी होगी उसमें 160 की होगी, जो यहाँ पे डी ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम लॉजिकल डिडक्शन के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ताकि लॉजिकल डिडक्शन के हम कंप्लीटली मेथड सीख लें और कंप्लीटली टॉपिक वो कवर कर लें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।